बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। CS502 एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम का आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक नंबर 6.3 एडिट डिस्टेंस सीखेंगे। दोस्तों एडिट डिस्टेंस जो है वो एक एल्गोरिदम है जो क्या करता है कि अगर आपने कोई भी लेट से कोई वर्ड किसी दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस करना हो, चेंज करना हो, तो उसके लिए हम जो है ये वाला एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। ये एल्गोरिदम बेसिकली हमारी डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर जो है यूज़ किया जाता है। वो आगे चल के हम पढ़ेंगे कि किन किन एप्लीकेशंस के अंदर हम इस एल्गोरिदम को जो है वो यूज़ करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने एडिट डिस्टेंस का जो कंसेप्ट लेना है, उसके बाद इसकी जो डायग्राम होती है इसको डायनामिक प्रोग्रामिंग के साथ किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो आपको कंप्लीट करवाऊंगा। वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ सकती है, तो वो आपने वैसे ही टेबल ड्रा करना है जैसे मैं आपको आज ड्रा करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो इसको सीख लेते हैं ये एडिट डिस्टेंस होता क्या है। दोस्तों मान लो कहता है आपके पास एक वर्ड है कंप्यूटर, और आपने इस वर्ड कंप्यूटर को रिप्लेस करना है किसके साथ? कम्यूटर के साथ। COMMUTER कम्यूटर के साथ। अब देखें, अगर आप गौर कर रहे हो तो दोस्तों ये दोनों वर्ड एक तरह से वेरी सिमिलर, बहुत कॉमन है, मतलब सिमिलर, एक जैसे हैं। एंड अ चेंज ऑफ जस्ट वन लेटर, मतलब अगर आप गौर करें तो इन दोनों वर्ड्स कंप्यूटर एंड कम्यूटर के अंदर सिर्फ आपको ये P चेंज करना है M के अंदर। मतलब ये जो आपका कंप्यूटर के अंदर ये जो P है ना, इसको आपने चेंज करना है किसके अंदर? इस M के अंदर। तो आपका ये जो वर्ड कंप्यूटर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कम्यूटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस यही दोस्तों होता है एडिट डिस्टेंस। ठीक है जी, कि आपके पास एक वर्ड है, आपने उस वर्ड को दूसरे किसी दूसरे वर्ड के अंदर जो है रिप्लेस करना है, चेंज करना है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि इस तरह का काम करने के लिए आपको जो है क्या करना पड़ता है? आपको चेंज लेटर, कोई लेटर चेंज करना पड़ेगा। मतलब जैसे आपने यहाँ पे किया कि आपको P को जो है वो चेंज करना पड़ेगा M के साथ। ठीक है, ये पहला टास्क होगा। दूसरा टास्क इंसर्ट अ लेटर, कि आपने कोई नया लेटर जो है आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। मतलब जब आपने एक वर्ड के दूसरे वर्ड में रिप्लेस करना है तो यहाँ तो आपको अपना कोई ना कोई लेटर क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ पे चेंज किया, P को M के अंदर चेंज किया। ऐसे ही कहता है अगर आपको चेंज नहीं करना पड़ रहा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इंसर्ट अ लेटर, फिर आपको कोई नया लेटर जो है वो इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही तीसरे नंबर पर वो कह रहा है डिलीट अ लेटर, या फिर आपको कोई ना कोई लेटर जो है वो डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब देखें, ऐसे उसने एक और एग्जाम्पल दिया, कहता है जैसे मान लो आपके पास एक वर्ड है फूड, ठीक है, और उसको आपने मनी में कन्वर्ट करना है। अब देखो सब, अब हम इसको, इस फूड को मनी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसके लिए सबसे पहले हम इस F को रिप्लेस करेंगे M के साथ। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये जो हमारा F है इसको रिप्लेस करेंगे किसके साथ? F के साथ। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो ये सेकंड वाला O है, इस O को हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ? N के साथ। ठीक है, और उसके बाद फिर हम उसमें क्या करेंगे? एक नया वर्ड, N के बाद हम एक नया वर्ड ऐड करेंगे। किस नाम से वर्ड करें? एक लेटर ऐड करेंगे E वाला। ठीक है, E वाला लेटर इंसर्ट करने के बाद फिर हम जो D है, लास्ट वाला D है, उसको रिप्लेस कर देंगे किसके साथ? Y के साथ। तो इस तरह देखिए आपने क्या किया, आपने इस एग्जाम्पल के अंदर देखिए कुछ लेटर जो है वो रिप्लेस किए हैं, मतलब चेंज किए हैं, कुछ लेटर आपने इंसर्ट किए हैं और कुछ लेटर आपने डिलीट किए हैं। तो ये आपने बेसिकली एक वर्ड को दूसरे वर्ड में क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है यूजिंग एडिट डिस्टेंस एल्गोरिदम। चलें, अब ये बस दोस्तों इसका कंसेप्ट था कि इसको मतलब इसका कंसेप्ट क्या है, एडिट डिस्टेंस हम क्यों यूज़ करते हैं, ये मेन इसका कंसेप्ट था जो मैंने आपको शॉर्ट सी फॉर्म के अंदर समझा दिया है। लेकिन आगे जाके अभी हमारा जो इंपॉर्टेंट टास्क है ना, कि मतलब इस एडिट डिस्टेंस एल्गोरिदम को सॉल्व किया किस तरह जाता है, ये तो जस्ट एक कंसेप्ट था कि मतलब इसमें होता क्या है, बस ये बताया मैंने आपको। भी ये नहीं बताया कि एडिट डिस्टेंस को सॉल्व कैसे करते हैं। एडिट डिस्टेंस को सॉल्व करने का आगे प्रॉपर एक मेथड है टेबल के साथ, वो इंशाल्लाह भी हम सीखने जा रहे हैं। तो बस आपको यहाँ तक समझाने का मतलब ये था कि एडिट डिस्टेंस होता क्या है, बस इसके बारे में बताया आपको। ठीक है जी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एडिट डिस्टेंस एप्लीकेशंस के, मतलब ये जो एडिट डिस्टेंस हम पढ़ रहे हैं कंसेप्ट एल्गोरिदम का, ये हमारी किन किन एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ किया जाता है। कहता है देयर आर न्यूमेरियस एप्लीकेशंस ऑफ द एडिट डिस्टेंस एल्गोरिदम, हेयर आर सम एग्जांपल। कहता है हमारे पास बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं, बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे हम एडिट डिस्टेंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, और उनमें सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो है जी स्पेलिंग करेक्शन। मतलब दोस्तों दुनिया में वो तमाम की तमाम एप्लीकेशंस जहाँ पे आपने स्पेलिंग करेक्ट करने होते हैं, जैसे लाइक MS वर्ड। आपने देखा होगा, आप MS वर्ड के ऊपर कुछ भी टाइप करते हो ना, तो आपको अगर आप स्पेलिंग रॉन्ग लिख रहे हो तो आपको नीचे रेड कलर का अंडरलाइन आ जाता है।
ऐसा क्यों होता है बेसिकली कि वो आपकी एक स्पेलिंग करेक्शन एप्लीकेशन भी है। तो दुनिया में आपकी वो तमाम की तमाम एप्लीकेशन जो स्पेलिंग आपकी करेक्ट करती हैं, स्पेलिंग चेक करती हैं कि आपने स्पेलिंग ठीक लिखे हैं या गलत लिखे हैं, तो उस वहाँ पे हम एडिट डिस्टेंस एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर तो दोस्तों आ जाती है प्लेजरिज्म डिटेक्शन। दोस्तों वो तमाम की तमाम दुनिया में एप्लीकेशन जहाँ पे हम प्लेजरिज्म चेक करते हैं। प्लेजरिज्म समझते हो ना, मतलब कॉपी पेस्ट, नकल लगाई तो नहीं आपने। जैसे मान लो आपके पास 2 फाइल्स हैं और आप ये देखना चाहते हो क्या इन दोनों फाइल्स में कितना डाटा कॉमन है, मतलब कौन कौन सा डाटा जो है वो इन दोनों फाइल्स में कॉमन है। दोस्तों इसको हम कहते हैं प्लेजरिज्म चेक करना। तो वो तमाम की तमाम एप्लीकेशन जो आपकी प्लेजरिज्म डिटेक्ट करके देती हैं आपको कि इन 2 एप्लीकेशन में कितना डाटा जो है वो कॉमन है, कितने % डाटा जो है वो कॉमन है, तो उन एप्लीकेशन के अंदर भी हम एडिट डिस्टेंस एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पेपर के अंदर कि 2 नंबर का, कि बताओ वो कौन सी एप्लीकेशन है, उनके नाम बताओ जिन एप्लीकेशन में हम जो है वो यूज़ करते हैं एडिट डिस्टेंस एल्गोरिदम को। सो दोस्तों ये जो नाम बता रहा हूँ सिर्फ आपको, ये नाम आपके 2 नंबर की शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट हैं। आपके एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि मान लो कि जैसे आपको कोई एमसीक्यूज दे सकता है कि एडिट डिस्टेंस क्या इस एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है, तो आपको सिर्फ इन एप्लीकेशन के नाम याद हो कि किन किन एप्लीकेशन में एडिट डिस्टेंस एल्गोरिथम यूज़ किया जाता है। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे कहता है कंप्यूटेशनल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मतलब कहता है जो हमारा डीएनए, मतलब जो हमारे सिस्टम के अंदर डीएनए होता है बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर, कहता है इसके लिए भी हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए भी कंप्यूटेशनल स्टेप्स परफॉर्म करने के लिए हम भी एडिट डिस्टेंस एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपकी तीसरी दुनिया की एप्लीकेशन है जहाँ पे हम एडिट डिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पे कौन सी एप्लीकेशन है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। ये स्पीच रिकॉग्नाइजेशन क्या होती हैं, मतलब जो आपकी आवाज़ को रिकॉग्नाइज करती हैं, चेक करती हैं कि आवाज़ किसके साथ मैच कर रही है, ठीक है। तो वो तमाम की तमाम दुनिया की एप्लीकेशन जहाँ पे स्पीच की रिकॉग्नाइजेशन की जाती है कि जनाब ये आवाज़ किस आवाज़ के साथ मैच कर रही है, उन एप्लीकेशन के अंदर भी हम एडिट डिस्टेंस एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जनाब 2 टॉपिक मैंने करवा दिए आपको कि एडिट डिस्टेंस होता क्या है। पहले आपको शॉर्ट फॉर्म में ये समझाया जो कि आपको जस्ट एक कंसेप्ट है, पेपर में वो आ भी सकता नहीं, बल्कि नहीं भी आ सकता, क्योंकि वो तो जस्ट आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है 1-2 लाइन के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया कि फूड को आपने मनी में कन्वर्ट करना था, वो कंसेप्ट दिया। आपने कंप्यूटर को कंप्यूटर के अंदर कन्वर्ट किया, वो एक कंसेप्ट था, ठीक है। तो आपने पहले सीखा कि एडिट डिस्टेंस एल्गोरिथम होता क्या, फिर आपने सीखा कि एडिट डिस्टेंस एल्गोरिथम को हम किन किन एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। तो 4 एप्लीकेशन आपने डिफरेंट सीखी। सबसे पहले आपने स्पेलिंग करेक्शन एप्लीकेशन सीखी, फिर देखी कि उन जो स्पेलिंग करेक्शन एप्लीकेशन होती हैं वहाँ पे हम एडिट डिस्टेंस को यूज़ करते हैं। उसके बाद हम प्लेजरिज्म एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। उसके बाद हम कंप्यूटेशनल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर यूज़ करते हैं। और उसके बाद चौथे नंबर पर हम स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के अंदर जो है एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एडिट डिस्टेंस एल्गोरिथम की कि ये वर्क किस तरह से करता है। अब ये आपका आ जाता है जी लॉन्ग क्वेश्चन कि ये एडिट डिस्टेंस एल्गोरिथम पेपर में अगर आपको आता है कि इसका वर्किंग स्टाइल लिखो पूरा, तो फिर आपने ये वाला जो टॉपिक बनाने अब जा रहा हूँ एडिट डिस्टेंस एल्गोरिथम का, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है और इसको ही पेपर में आपने सॉल्व करके आना है। दोस्तों सबसे पहले वो एक कंसेप्ट दे रहा है आपको, अभी सॉल्व करना नहीं सिखाएगा, सॉल्व करना बाद में सिखाता है। पहले आपको एक कंसेप्ट देने जा रहा है कि मान लो कहता है यहाँ पे ना आपके पास एक वर्ड है मैथ्स। क्या वर्ड है, मैथ्स, और एक वर्ड है आर्ट्स। कहता है आपने मैथ्स को कन्वर्ट करना है आर्ट्स के अंदर। तो कहता है बताओ किस तरह से करोगे। तो कहता है उसके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। अब यहाँ पे कहता है जैसे उसने बताया था शुरू में भी, ऐसे आप फिर दोबारा बताने जा रहा है। कहता है अगर आपने किसी भी एडिट डिस्टेंस एल्गोरिथम के अंदर किसी भी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड के अंदर रिप्लेस करना हो, तो कहता है यहाँ तो आप इंसर्शन करते हो, मतलब कोई ना कोई नया लेटर जो है ऐड करते हो, इंसर्ट करते हो, जिसको हम कहते हैं आई से डिनोट कर रहे हैं। उसको कहता है यहाँ तो फिर आप कोई ना कोई लेटर जो है वो डिलीट करते हो, जिसको हम डी से डिनोट कर रहे हैं। कहते हैं यहाँ फिर आप क्या करते हो, सब्सटीट्यूशन करते हो। सब्सटीट्यूशन कहते हैं रिप्लेस करना, मतलब एक लेटर को दूसरे लेटर के साथ रिप्लेस करना, इसको कहता है सब्सटीट्यूशन। कहता है उसको हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और चौथे नंबर पे आप क्या करते हो, मैचेस, मतलब एक वर्ड के अंदर एक लेटर जो है दूसरे लेटर से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, तो कहता है इसको हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर दोस्तों कहता है आपके पास मैथ्स एक वर्ड है और उसको आपने आर्ट्स के साथ रिप्लेस करना है, तो सबसे पहले देखें सबसे पहले हमने एम के नीचे ए लिख दिया। उसके बाद मैथ्स के अंदर जो ए है उसके नीचे मतलब कोई भी लेटर ऐड नहीं किया, मतलब अपनी मर्ज़ी से हमने एक तरतीब दी है ना, मतलब ठीक है। तो अब देखें सबसे पहले मुझे ये बताएं, जो आपके मैथ्स जो वर्ड है जिसको आपने आर्ट्स में कन्वर्ट करना है, उसका जो पहला एम है और उसके नीचे आर्ट्स का ए है, क्या ये दोनों क्या हैं, एम और आर क्या हैं जी एक दूसरे से, सॉरी एम और ए क्या है, सब्स्टिट्यूशन है। मतलब यहाँ पे हम एम की जगह पे ए को रिप्लेस करेंगे, ये वो कहना चाह रहा है कि मतलब कहता है जो मैथ्स का एम है ना उसकी जगह पे हम
आर्ट्स का ए जो है वो रिप्लेस करेंगे, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसलिए उसने ऊपर ये जो एस है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है सब्स्टिट्यूशन को, कि एम को हम रिप्लेस करेंगे ए के साथ। उसके बाद मैथ्स का ये जो सेकंड नंबर के ऊपर लेटर ए है ना दोस्तों, इसको हम डिलीट करेंगे। इसको डिलीट क्यों करेंगे? क्योंकि हमने इसकी जगह पे कोई भी रिप्लेस नहीं करना या कोई भी चीज़ लेटर इंसर्ट नहीं करना। सो हम ये जो मैथ्स का सेकंड नंबर के ऊपर लेटर ए है इसको डिलीट करेंगे। तो ये डी का मतलब है डिलीशन, कि इस ए को डिलीट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वो कह रहा है आई। ये आई क्या है? बेसिकली वो कह रहा है जो मैथ्स के अंदर जो है, मैथ्स जो वर्ड था उसके अंदर हम जो है उसके तीसरी पोजीशन के अंदर, उसकी तीसरी पोजीशन के अंदर हम जो है वो आर जो है वो इंसर्ट करेंगे अपनी तरफ से। आर जो क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे। तो ये आई जो है वो इंसर्शन को शो कर रहा है कि मैथ्स वर्ड्स की पोजीशन नंबर 3 के ऊपर हम आर्ट्स का आर जो है वो इंसर्ट करेंगे। तो आई इंसर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद एम जो है वो मैच को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कह रहा है जो मैथ्स का पोजीशन 4 के ऊपर टी है ना वो, और उसकी जगह पे आर्ट्स का जो टी है वो दोनों मैच कर रहे हैं, इसलिए हम उसकी ना तो डिलीशन करेंगे, ना ही सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ना ही इंसर्शन करेंगे, बल्कि वो दोनों मैच कर गए हैं। सो वो वैसे ही लिखा रहने देंगे। मतलब मैथ्स का जो पोजीशन 4 के ऊपर टी है उसको हम सेम एज इट इज़ वैसे ही रहने देंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो मैच कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट कहता है मैथ्स का जो पोजीशन नंबर 5 के ऊपर एच है उसको कहता है हम डिलीट कर देंगे। डी का मतलब डिलीशन, उसकी डिलीशन कर देंगे। और उसके बाद कहता है लास्ट पे जो मैथ्स का पोजीशन 6 के ऊपर एस है ना, वो चूँकि हमारे आर्ट्स के एस के साथ मैच कर रहा है, इसलिए हम उसको चेंज नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही सेम एज इट इज़ लिख देंगे, मतलब वो चूँकि वो मैच कर रहा है। अब दोस्तों कहता है वो कि मैचेस डू नॉट काउंट, मतलब कहता है जहाँ जहाँ आपका एम है ना, मतलब जहाँ जहाँ आपके लेटर मैच कर रहे हैं, कहता है उनको छोड़ दो, बाकी जो रिमेनिंग बच गए ना सब्स्टिट्यूशन, इंसर्शन और डिलीशन, कहता है उनको जो है वो तुम काउंट करो कि यहाँ पे हमारा 1 टाइम लगेगा। अब देखें कि जो पहला आपने सब्स्टिट्यूशन की है यहाँ पे हमें कितना टाइम लगेगा? 1 टाइम लगेगा, यानी एक स्टेप हमें परफॉर्म करना पड़ा। तो एक स्टेप के अंदर आपने क्या किया? सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म किया। उसके बाद ऐसे ही कहता है डिलीशन के ऊपर भी आपको एक स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगा, इंसर्शन के ऊपर भी आपको एक स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ ये जो पहला आपका स्टेप है जिसमें आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो उसके ऊपर कितना स्टेप लगा? एक स्टेप लगा। उसके बाद डिलीशन के ऊपर एक स्टेप डिलीशन के ऊपर लगा, एक स्टेप आपका इस इंसर्शन के ऊपर लगा, और एक स्टेप आपका इस डिलीशन के ऊपर लगा। ये जो मैचेस है और ये जो मैचेस है, ये दो मैचेस के ऊपर आपको कोई स्टेप परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई स्टेप परफॉर्म नहीं किया, मतलब हमारा जो लेटर था उसे सेम एज इट इज़ हमने लिख दिया। तो कहता है सवाए मैचेस को छोड़कर बाकी जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया, डिलीशन किया और इंसर्शन किया, कहता है उन सब की जगह पे कितने स्टेप परफॉर्म हुए हैं आपके? सिंगल स्टेप परफॉर्म हुआ है। तो एक स्टेप यहाँ पे परफॉर्म हुआ 1, एक स्टेप यहाँ परफॉर्म हुआ 2, एक स्टेप यहाँ परफॉर्म हुआ 3 और एक स्टेप यहाँ परफॉर्म हुआ 4। मतलब जनाब आपके वर्ड मैथ्स को आर्ट्स वर्ड के में कन्वर्ट करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए हमें कितने स्टेप परफॉर्म करने पड़ेंगे? 4 स्टेप परफॉर्म करने पड़े हैं। और यही बेसिकली वो समझा रहा है आपको कि ये देखें, कहता है सब्स्टिट्यूशन पे हमें एक स्टेप परफॉर्म करना पड़ा, डिलीशन पे भी एक स्टेप परफॉर्म करना पड़ा, इंसर्शन पे भी, मैचेस पे हमें 0 स्टेप परफॉर्म करना पड़ा, फिर नेक्स्ट हमें डिलीशन पे एक स्टेप परफॉर्म करना पड़ा, मैचेस पे हमें 0 स्टेप परफॉर्म करना पड़ा। तो टोटल हमारे पास कितने स्टेप परफॉर्म हुए? 4। तो 4 स्टेप परफॉर्म करने के बाद आपने जो है वो क्या किया? मैथ्स को आर्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी दोस्तों क्या था? ये भी एडिट डिस्टेंस एल्गोरिथम का एक कंसेप्ट था जो आपको समझाया गया है। अब दोस्तों वो प्रॉपर आपको कहता है ये जनाब एक ऑप्टिमल वे नहीं है, मतलब ये कोई ऑप्टिमल वे, मतलब ये कोई स्टैंडर्ड वे नहीं है कि इसमें आपने मतलब पहले सब्स्टिट्यूशन ही होगी फिर दूसरे नंबर पे डिलीशन ही होगी। कहता है हर बंदा अपने माइंड के साथ जो है वो इसको रिप्लेस करेगा, मतलब हर बंदा अपने माइंड के साथ जो है वो मैथ्स को आर्ट्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो अब दोस्तों एक जो स्टैंडर्ड वे है कि मतलब इस मैथ्स वर्ड्स को आर्ट्स वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितना स्टैंडर्ड स्टेप परफॉर्म करने पड़ेंगे, वो सीखने के लिए हमें आप बनाना पड़ेगा एडिट डिस्टेंस एल्गोरिथम का प्रॉपर एक एल्गोरिथम सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो जस्ट हमने मैनुअली किया ना काम, तो ये समझ लें एक कंसेप्ट था। अब हम जा रहे हैं और दोस्तों सीखने जा रहे हैं कि प्रॉपर इसका वे क्या होता है। तो यहाँ पे देखें आप वो कहना जा रहा है, नेक्स्ट कह रहा है एडिट डिस्टेंस डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम। कहता है अब मैं आपको एक डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम यूज़ करके फिर आपको एडिट डिस्टेंस के स्टेप बताऊंगा कि आपके किसी भी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड में रिप्लेस करने के लिए कितना टोटल आपको स्टैंडर्ड टाइम में स्टैंडर्ड स्टेप जो है वो परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो वो करने के लिए अब आपके आगे जनाब कंक्लूजन कह रहा हूँ, कैलकुलेशन आ गई है। अब ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आएगा। ये देखें, ये जनाब आपकी कैलकुलेशन है। अब इस टेबल को सॉल्व करना चाहिए सीखें। ऊपर जो आपने किया वो जस्ट कंसेप्ट थे और आपने किन किन एप्लीकेशन में इसको यूज़ करते हो वो था, शॉर्ट क्वेश्चन थे या एमसीक्यूज में वो आपको पूछा जा सकता है, वो इंपॉर्टेंट ऊपर पॉइंट थे।
अब ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए से ये आ गया कैलकुलेशन। अब इसको कैसे सॉल्व करना है तो वो करना सिखाता हूँ। इसको आपने अच्छे से जो है वो पल्ले बांध लेना ये टॉपिक कि आपने किस तरह से एडिट डिस्टेंस एल्गोरिथम को डायनामिक प्रोग्राम के जरिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपके पास दो वर्ड है, एक वो वर्ड जिसको आपने रिप्लेस करना है और दूसरा वो वर्ड मतलब पहला वो वर्ड जो ओल्ड है और दूसरा वो वर्ड जो न्यू है। देखिए एक वर्ड है आपके पास मैथ्स, ठीक है, और दूसरा वर्ड है आर्ट्स। अब आपकी मर्जी, आप चाहे आर्ट्स को यहाँ लिख दो या मैथ्स को यहाँ, मतलब नंबर ऑफ रोज़ के अंदर आप चाहे मैथ्स को लिख दो या आर्ट्स को कॉलम में लिख दो या मैथ्स को कॉलम में लिख दो, आपकी मर्जी, जैसे मर्जी। कोई इस चीज़ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप यहाँ पे आर्ट्स को नीचे ले आओ। मतलब दो वर्ड है ना, तो एक वर्ड को आपने रो इस तरह रो में लिखना है और दूसरे वर्ड को आपने कॉलम में लिख लेना है। अब आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी कॉलम में लिख लो, जिसको मर्जी रो में लिख लो। उसके बाद दोस्तों ज़रा अगली बात गौर से सुनिएगा। अब दोस्तों ये जो आपका जो पहला कॉलम है उसको आपने एम्प्टी छोड़ देना, पहला कॉलम है, और जो पहली रो है उसको भी आपने एम्प्टी मतलब जीरो कर देना। ये देखो यहाँ पे आपको जीरो डिनोट कर रहा है, ये जीरो क्या है, ये जीरो डिनोट कर रहा है। यहाँ पे कोई भी कॉलम नहीं है और कोई भी रो नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे देखें ये जो आपके कॉलम के अंदर ये जो कॉलम आपने बनाया है इसके अंदर जो पहला आपका लेटर है इसकी जगह पे आपने 1 लिख देना इसके नीचे। उसके बाद दूसरे की जगह पे 2, तीसरी की जगह पे 3 एंड 4। मतलब ये आपके कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब 0 कॉलम, फिर 1 कॉलम, फिर 2 कॉलम, फिर 3 कॉलम एंड 4 कॉलम। इस तरह दोस्तों आपकी जो आपने रो बनाई है इसमें भी आपने सेम एज इट इज ऐसे करना है, 1 वाली रो, 2 वाली रो, 3 वाली रो, 3, 4 एंड 5 वाली रो। तो यही देखें सर ने भी किया यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अब आपको इसको सॉल्व करना सिखाता हूँ। तो ये मैं इसका ले लिया दोस्तों स्क्रीनशॉट। तो ये दोस्तों मैं इसका ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट और इसको आपको यूज़ करना सिखाता हूँ कि किस तरह से हमने इसको यूज़ करना है, ठीक है। ये आ गया दोस्तों हमारे पास टेबल, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा मैं इसका इस तरह कर लेता हूँ जूम अपनी आसानी के लिए, चलें जी, ओके। अब देखिए ये चीज़ आपको मैंने समझा दी है कि ये 0 कहाँ से आया, 1 2 3 4 कहाँ से आया और ये 1 2 3 4 कहाँ से आया। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। ये मैथ्स को आपने इस तरह वो रो में लिख दिया और उसके बाद इसको कॉलम में लिख दिए। यहाँ पे पहले 0 से स्टार्ट कर दिया और उसके बाद कॉलम में 1 2 3 4 लिख दिया, उसके बाद रो में भी 1 2 3 4 एंड 5 लिख दिया। अब दोस्तों ये जो बॉक्सेस है इनको सॉल्व कैसे करना है ज़रा गौर से सुनिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, ये जो आपकी पहली अब रो है ना, इस पहली रो के अंदर ये जो लेटर है इसको आपने अपने इस कॉलम में मौजूद हर कॉलम के लेटर से 1 बाय 1 मैच करना है, कंपेयर करना है। अब देखें सबसे पहले आपने इस एम को पकड़ा और इसको 1 बाय 1 अपने इन तमाम कॉलम में मौजूद हर कॉलम के लेटर के साथ 1 बाय 1 कंपेयर किया, मतलब कंपेयर किया। अब देखिए क्या ये एम जो है इस पहले कॉलम के लेटर ए से मैच कर रहा है, नहीं दोस्तों। अगर आपने जो रो का लेटर पकड़ा है वो और आपका जो कॉलम का लेटर है अगर दोस्तों दोनों मैच कर रहे होंगे, मतलब यहाँ पे भी एम होता है और यहाँ पे भी एम होता है, तो अगर दोनों दोस्तों मैच कर रहे होंगे तो फिर कहता है आपने क्या करना है, ये जो आपके 3 वैल्यूज है ना, मतलब जिन आपने 2 पकड़ा है लेटर्स को, उन लेटर्स की जो 3 वैल्यूज हैं कौन कौन सी, ये वाली, ये 3 वैल्यूज़, ये वाली 3 वैल्यूज़, मतलब 1 2 और ये 3, इस तरह ये 3 जो वैल्यूज हैं। कहता है इन 3 वैल्यूज़ के अंदर ये जो डायगोनल में वैल्यू होगी ना, मतलब ये जो मिड में वैल्यू है डायगोनल वाली, कहता है इसको आपने सेम एज इट इज़ ऐसे ही लिख देना है। लेकिन कब, जब आपकी ये वाला रो वाला लेटर और कॉलम वाला लेटर जिनको आप कंपेयर कर रहे हो, कहता है अगर दोनों वो क्या होंगे, मैच कर रहे होंगे। लेकिन कहता है अगर वो दोनों मैच नहीं कर रहे फिर आपने क्या करना है, ये जो आपने 3 वैल्यूज़ पिक की हैं, ये वाली हमेशा तो यही 3 वैल्यूज़ पिक करनी है। तो कहता है ये जो 3 वैल्यूज़ आपने पिक की हैं इन तीनों में देखना है स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो कहते हैं जो इन तीनों में जो स्मॉलेस्ट होगी ना उस स्मॉलेस्ट वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करके आपने कहता है यहाँ पे पुट कर देनी है आंसर, ठीक है। और ये कब करना है, जब आपकी ये दोनों लेटर मैच नहीं करेंगे। चलें अभी मैं करूँगा ना सॉल्व आपके सामने तो आपको समझ आ जाएगी। देखें सबसे पहले हमने ये एम पकड़ा और इसको इस ए के साथ मैच किया। क्या ये एम जो है वो इस ए के साथ दोस्तों मैच कर रहा है, नहीं। तो उसने क्या कहा था, अगर मैच नहीं करेंगे तो आपने ये जो 3 वैल्यूज़ पकड़ी हैं इन 3 वैल्यूज में जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी ना उसको पिक करना है। तो इन तीनों में स्मॉलेस्ट वैल्यू है ये 0, इस 0 में हमने +1 करना है। तो 0 में +1 किया, जवाब आया 1, तो उस 1 को हमने यहाँ पे इस बॉक्स में ऐड कर दिया, ठीक है। देन नेक्स्ट, अब दोस्तों ये एम जो है कंपेयर होगा इस आर के साथ। जैसे मैंने बताया था कि पहली रो का लेटर जो है वो आपकी तमाम कॉलम के साथ 1 बाय 1 कंपेयर होगा। अब देखें एम जो है क्या आर के साथ मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा। सो हम क्या करेंगे, सो हमारे पास ये जो 3 वैल्यूज़ हैं, ये वाली 3 वैल्यूज़, अब ये आपकी 3 वैल्यूज़ हैं, ये वाली 3 वैल्यूज़ हैं। मतलब जिस बॉक्स में आप खड़े हो ना उस बॉक्स के अपर वाली वैल्यू, उसके लेफ्ट वाली वैल्यू और उसके डायगोनल वाली वैल्यू, इन 3 को हम पिक करते हैं। अब तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि जिस बॉक्स में अपने वैल्यू ऐड करने लगे हो ना उस बॉक्स के ऊपर वाले बॉक्स की वैल्यू, उसके डायगोनल वाले बॉक्स की वैल्यू और उसके लेफ्ट वाले बॉक्स की वैल्यू, ये 3 वैल्यूज पिक करते हैं। अब इन 3 वैल्यू में सबसे छोटी वाली कौन सी है, 1,
मतलब ये भी 1 है, ये भी 1 है, सो 201 छोटी है। यहाँ इन तीनों में छोटी वैल्यू कौन सी है? 1। उस 1 में हमने +1 किया, जो आपका है 2, तो मतलब यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। अब दोस्तों फिर अब क्या होगा? फिर ये m जो है अब कंपेयर होगा किसके साथ? इस t के साथ। क्या दोनों m और t मैच करें? नहीं। तो क्या करेंगे ये कि ये जो आप जिस बॉक्स में आप खड़े हो, इस बॉक्स से ऊपर वाला बॉक्स ये वाला, ठीक है, और इसका डायगोनल ये वाला, और इसके लेफ्ट वाला ये वाला, तो इन तीन, 1 और ये 2 और ये 3, इन तीनों में हम देखेंगे सबसे छोटा कौन सी वैल्यू है। तो ये 2 छोटा है, स्मॉलेस्ट है, तो 2 में हम +1 करेंगे, जो आपके आएगा 3 आएगा, जो आपके आएगा 3। तो यहाँ पे हम लिख दिया 3। अब इस तरह फिर इस m को हम कंपेयर करेंगे इस s के साथ। क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं? नहीं, मैच नहीं कर रहे। तो हम क्या करेंगे? हम इस बॉक्स में खड़े हैं ना, क्योंकि इस बॉक्स के ये हमने m को पकड़ा और इस s को पकड़ा, सो हम इस बॉक्स में खड़े हैं। इस बॉक्स का हमने ये ऊपर वाला जो बॉक्स है ये 4, इसको पिक करना है, ठीक है, और इसका जो डायगोनल वाला ये जो डायगोनल वाला बॉक्स है इसको पिक करना है, और ये जो आपके लेफ्ट वाला बॉक्स है इसको, इसकी वैल्यू को पिक करना है। तो मतलब ये 3 वैल्यूज पिक करनी है आपने, ये वाली 3 वैल्यूज, ठीक है। इन 3 वैल्यूज में छोटी वाली कौन सी है? ये भी 3 है, ये भी 3 है, दोनों सेम है। सो दोस्तों स्मॉलेस्ट वैल्यू 3 है, तो सो 3 में +1 किया, जो अब आया 4, तो यहाँ पे पुट कर दिया 4। अब बारी दोस्तों, ये पहली पूरी रो सॉल्व कर दी। अब बात आती है इस रो की। अब इस रो में ये जो ए है, सबसे पहले ये 1 बाय 1, अब फिर ये भी जो है कंपेयर होगा आपके इस हर कॉलम के साथ। तो ये ए जो है इस ए के साथ कंपेयर हुआ, देखें ए जो ए से मैच कर गया, यस कर गया। अब उसने क्या कहा था? उसने कहा था जिस बॉक्स पे आप खड़े हो उसकी ये 3 वैल्यूज आपने पिक कर देनी है, मतलब ये वाली 3 वैल्यूज। उन 3 वैल्यूज में कहता है अगर आपके दोनों लेटर मैच कर गए हैं, मतलब रो वाला लेटर और जो कॉलम वाला लेटर जिसको आपने आपस में कंपेयर किया है, कहता है अगर वो दोनों मैच कर जाए, तो उसने क्या कहा था भला कि जो आपके बॉक्स के डायगोनल वाला वैल्यू होगी उसको आपने सेम एज इट इज़ लिख देना। तो ये देखें यहाँ पे डायगोनल में लिखा हुआ था 1, तो मैंने सेम एज इट इज़ 1 लिख दिया। अब दोस्तों हम नेक्स्ट जो है इस ए को कंपेयर करेंगे इस आर के साथ। तो ए और आर मैच नहीं कर रहे, तो उसने क्या कहा था भला जो 3 वैल्यू आपने पिक करनी है उनमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उसमें एक इजाफा करके लिख देना। तो इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 है, तो 1 को ऐड की, 1 में ऐड किया, तो जवाब है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अब बाकी भी जल्दी हम कर लेते हैं क्योंकि आपको समझ तो आई गई है। चलें फिर भी एक दफ़ा इस रो को कंप्लीट करवा देता हूँ फिर अगेन। देखिए अब ये जो ए है ये मैच करेगा इस कंपेयर होगा इस टी के साथ। तो ए और टी मैच नहीं कर रहे, सो ये जो 3 वैल्यूज हमने पिक करनी है, इन 3 में से स्मॉलेस्ट वैल्यू जो भी होगी 2 है, तो 2 में 1 प्लस करेंगे तो जवाब आएगा 3, तो इस यहाँ पे 3 लिख दिया। उसके बाद ये ए जो है इस एस के साथ मैच करेगा, तो कंपेयर जब होगा तो दोनों मैच नहीं कर रहे, मतलब ये ए और एस मैच नहीं कर रहे। सो दोस्तों ये जो हम 3 वैल्यू पकड़ी हमने, इन 3 वैल्यू में स्मॉलेस्ट वैल्यू है 3, उसमें +1 करेंगे जवाब आएगा 4, तो उस 4 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब बाकी भी सेम एज इट ऐसा ही होगा। अब ये टी है, ये टी जो है ऊपर अपने तमाम लेटर के साथ कंपेयर होगा, मतलब ए से, आर से, टी से एंड एस से। तो टी सबसे पहले ए से कंपेयर हुआ तो मैच नहीं किया। सो दोस्तों ये जो 3 वैल्यूज़ हैं, इन 3 वैल्यूज़ में से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है 2, सॉरी स्मॉलेस्ट वैल्यू है 1, स्मॉलेस्ट वैल्यू इनमें से कौन सी है? 1 2 3 वैल्यूज़ में से स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? 1, 1 में +1 की जवाब आया 2, तो यहाँ लिख दिया हमने 2। उसके बाद इसी तरह ये जो टी है अब इस आर से मैच करेगा, सो दोनों मैच नहीं कर रहे, सो हमने ये जो 3 वैल्यूज़ पिक करनी है, इन 3 में से स्मॉलेस्ट कौन सी है? 1, तो 1 में जवाब आया, 1 में 1 प्लस किया जवाब आया 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। इस तरह ये टी से मैच कर गया। सो दोस्तों ये जो डायगोनल में वैल्यू है, ये जो हमने 3 वैल्यूज पिक की हैं, इसमें जो डायगोनल वैल्यू है इसको सेम एज इट इज़ लिख देंगे 2, क्योंकि दोनों टी और टी मैच कर गया इसलिए। अब ये टी जो एस से जब कंपेयर होगा तो ये दोनों मैच नहीं कर रहे, तो ये जो हमने 3 वैल्यूज पिक करनी है, इन 3 वैल्यूज में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है ये वाली 2, इस 2 में +1 करेंगे जवाब आएगा 3, तो वो 3 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब बाकी भी सेम एज इट इज़ ऐसे करेंगे। अब जल्दी कर देता हूँ ज़रा। ये एच ए से कंपेयर हुआ, मैच नहीं कर रहा। ये जो 3 वैल्यूज पिक की इनमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 है, 2 में 1 प्लस किया जवाब आया 3। एच आर से मैच नहीं कर रहा, दोनों तीनों वैल्यूज़ में जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 है, 2 में 1 प्लस किया जवाब आया 3। एच टी से भी मैच नहीं कर रहा, स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 में +1 किया जवाब आया 3। एच जो है एस से कंपेयर हुआ, मैच नहीं कर रहा, सो स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 है, 2 में +1 किया जवाब आया 3। अब इस तरह एस जो है इस ए से कंपेयर होगा, फिर टी से, ए से कंपेयर हुआ, मैच नहीं कर रहा, स्मॉलेस्ट वैल्यू 3 है, 3 में +1 किया जवाब आया 4, तो यहाँ पे आ गया 4। उसके बाद ये एस जो है आर से मैच नहीं कर रहा, सो स्मॉलेस्ट वैल्यू 3 है, 3 में +1 किया जवाब आया 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। उसके बाद एस जो है वो इस टी से मैच किया, में कंपेयर हुआ तो मैच नहीं कर रहा, सो स्मॉलेस्ट वैल्यू इन तीनों में 3 है, तो 3 में +1 किया जवाब आया 4, तो यहाँ पे भी 4 आ गया। उसके बाद एस जो है वो एस से मैच कर गया, सो इसलिए उसने कहा था जो डायगोनल वैल्यू होती है वो सेम एज इट इज़ लिख देंगे, तो जो स्मॉलेस्ट यहाँ पे डायगोनल वैल्यू थी वो सेम एज इट इज़ हम लिख दिया। और दोस्तों ये जो आपका लास्ट वाले बॉक्स में जो आंसर एंड वैल्यू है ना, यही बेसिकली आपका क्या है जी? आंसर है। मतलब आपका अब ये स्टैंडर्ड आंसर आया है,
वो जो आपने ऊपर किया था उसमें देखिए क्या आंसर आया था भला 4, मतलब उसने कहा था ऊपर जो हमने रफ सा आइडिया लिया था उसने कहा था कि जनाब 4 स्टेप लगेंगे आपको मैथ्स को आर्ट्स में कन्वर्ट करते हुए। लेकिन यहाँ पे देखें वो अब जो हमने कैलकुलेशन की है उससे हमें ये स्टैंडर्ड पता लगा है कि अगर आपने मैथ्स को आर्ट्स में कन्वर्ट करना हो तो आपको कितने स्टेप परफॉर्म करने पड़ेंगे, सिर्फ 3 स्टेप परफॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक है जी दोस्तों, ये थी कैलकुलेशन जो आपने कंप्लीट करनी थी। अब आपने इस कैलकुलेशन को देख लेना है नीचे जाके कि जो सर ने करवाई है क्या वो कैलकुलेशन मैच कर रही है हमारी। ये देखें अब सर भी यहाँ पे करवा रहे हैं, ये देखो फाइनली यहाँ पे सर ने बनाया होगा पूरा टेबल। ये देखें सर ने पूरा टेबल बना लिया और ये देखें फाइनल सर का भी जो आंसर है वो 3 आया। ये देखो आप देख सकते हो फाइनल जो सर का आंसर है वो क्या आया है, 3 आया। इसका मतलब हमें जो है मैथ्स को अब देखो सर आप बताने जा रहे हैं सोल्यूशन पाथ 1 कि अगर मैथ्स को आपने आर्ट्स में कन्वर्ट करना हो तो उसके 3 स्टेप किस तरह से परफॉर्म होंगे वो सर बता रहे हैं। सबसे पहले सर कह रहे हैं जो आपका मैथ्स का एम है ना उसको डिलीट कर दो। उसके बाद सेकंड पोजीशन के ऊपर जो आपका ए मैथ्स का ए है उसको कहता है आपने जो है कुछ नहीं करना क्योंकि वो मैच कर रहा है आर्ट्स के ए के साथ, इसलिए कहता है उसको सेम एज चूँकि वो मैच कर रहा है उसको सेम एज इट लिख दो। सो हमारा कोई स्टेप परफॉर्म यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद कहता है जो आपके मैथ्स के अंदर पोजीशन नंबर 3 के ऊपर टी है ना, कहता है उसको रिप्लेस कर दो आर के साथ। उसके बाद पोजीशन नंबर 4 के ऊपर जो कहता है एच है ना उसको रिप्लेस कर दो टी के साथ। और फाइनली कहता है जो लास्ट पे एस है कहता है उसको नो रिप्लेस, कहता है उसको कुछ नहीं करो वो सेम एज लिखा रहने दो। तो दोस्तों कहता है यहाँ पे आपको टोटल जो है कितने स्टेप परफॉर्म करने पड़े। सो इसलिए हमने यहाँ पे देखे इस एल्गोरिथम के थ्रू प्रूफ कर दिया कि हमने 3 स्टेप में ये काम कर दिया। इस तरह कहता है इसका एक और तरीका भी हो सकता है, ये वाला सोल्यूशन नंबर 2 पाथ नंबर 2 कहता है यहाँ फिर ये करो कि जो आपका मैथ्स का पोजीशन नंबर 1 के ऊपर एम है कहता है उसको रिप्लेस कर दो ए के साथ। कहता है मैथ के अंदर पोजीशन नंबर 2 के ऊपर जो आपका ए है उसको रिप्लेस कर दो आर के साथ। और जो टी है कहता है उसको सेम एज लिखा रहने दो। और जो एच है उसको डिलीट कर दो और जो एस है उसको सेम एज इट इज़ लिखा रहने दो। सो इस तरीके में भी आपको कितने स्टेप परफॉर्म करने पड़े हैं, सिर्फ 3 स्टेप परफॉर्म करने पड़ रहे हैं। मतलब आप अपने जो भी पाथ सॉल्व करना है ना उसमें आपको 3 स्टेप ही करने पड़ने हैं सॉल्व, उससे 3 से आपने ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो एल्गोरिथम है उसने ये कंक्लूजन दे दिया कि आपको मैक्सिमम कितने स्टेप परफॉर्म करने पड़ेंगे, इसमें 3 ही स्टेप परफॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक हो गया। तो ये था दोस्तों आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने आपको कंप्लीट सॉल्व करके दिखाया है, समझ आएगी बात की। अब लास्ट में कहना है एनालिसिस ऑफ डीपी मीन डायनामिक प्रोग्रामिंग एट डिस्टेंस। कहता है मुझे ये बताओ कि आपका ये जो डायनामिक प्रोग्रामिंग एट डिस्टेंस आपने पूरा सॉल्व किया है इसको कितना टाइम एनालिसिस लगेगा। देयर आर थीटा ऑफ एन स्केयर एंट्रीज इन द मैट्रिक्स। कहता है जो आपका मैट्रिक्स है इसके अंदर एन स्केयर जो एंट्रीज मौजूद हैं। आगे ईच एंट्री ई ऑफ आई कामा जे टेक्स ऑर्डर ऑफ 1 टाइम टू कंप्यूट। कहता है और आपकी हर एंट्री जो ई है एंट्री ई है कहता है उसके अंदर आई जे क्या, आई बेसिकली आपकी कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है और जे जो है वो आपकी रो वाले एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहता है आपकी हर एंट्री मीन ये वाली एक एंट्री की बात हो रही है, मतलब ये जो सिंगल एंट्री है ना, मतलब ये जो सिंगल एंट्री आप सॉल्व कर रहे हो एक बॉक्स जिसको आप कह रहे हो दिस इज़ अ सिंगल एंट्री। कहता है हर सिंगल एंट्री के ऊपर कितना टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ थीटा ऑफ 1 टाइम कहता है आपको लगेगा। आगे कहता है अगर आपकी हर एंट्री के ऊपर थीटा ऑफ 1 टाइम लग रहा है तो फिर कहता है अगर आपके पास टोटल एन स्केयर एंट्रीज हों तो कहता है कितना टाइम लगेगा, द टोटल रनिंग टाइम इज़ थीटा ऑफ एन स्केयर। तो फिर कहता है अगर आपके पास टोटल एंट्रीज एन स्केयर हैं और हर एंट्री के ऊपर थीटा ऑफ 1 टाइम लग रहा है तो फिर कहता है हमने ये कंक्लूजन निकाली है कि आपके टोटल जो टाइम कम्प्लेक्सिटी लगेगी वो कितनी होगी, थीटा ऑफ एन स्केयर। तो ये दोस्तों आपके एट डिस्टेंस का फाइनल जो है रनिंग टाइम है थीटा ऑफ एन स्केयर। ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि आपके एट डिस्टेंस के ऊपर कितना टाइम लगेगा, तो ये आप वहाँ पे बता सकते हैं। तो दोस्तों ये था कंप्लीट आपका टॉपिक नंबर 3 जिसमें मैंने आपको एडिट डिस्टेंस का कंप्लीट कंसेप्ट भी दे दिया है, वो किस किस एप्लीकेशन में यूज़ होता है ये भी बता दिया, उसको कंप्लीट लैंग्वेज के लिहाज से उसको सॉल्व करना भी सिखा दिया, उसका फाइनली जो है वो एनालिसिस ऑफ एडिट डिस्टेंस भी बता दिया आपको। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।